जय हिंद साथियों। मध्य प्रदेश राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 2025 की होने वाली है उसके लिए हम टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं, जिसका ये पहला टेस्ट है और ये FLT है, फुल लेंथ टेस्ट है। मतलब सभी यूनिट से सवाल रहेंगे, 10 की 10 यूनिट से आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो, ये 2024 का जो नया वाला सिलेबस था, 2025 का एग्जाम भी उसी सिलेबस पर आधारित रहने वाला है। तो आयोग ने इसकी जानकारी दे दी है, साथ ही यह भी बता दिया है कि 16 फरवरी को जो है आपका एग्जाम होगा। तो उसी के लिए ये टेस्ट सीरीज है और कंप्लीट टेस्ट रहेगा। एक वीडियो में एक पूरा टेस्ट रहेगा जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे आपके हल सहित। तो उसमें उनको एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हल कराया जाएगा, तो आपको आसानी से चीज़ें समझ में आने वाली हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करीब करीब 50 टेस्ट हम लगाने वाले हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट के सभी प्रकार के। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। साथ ही हम आपको बताएं कि सभी यूनिट के जो है यूनिट 22 टेस्ट भी, यूनिट 22 क्लासेस भी डली हुई हैं। तो मध्य प्रदेश जीके हो, भारत का भूगोल हो, भारत का इतिहास हो, संकल्पना एवं विचार हो, है ना, ICT वाली यूनिट हो, यूनिट 9, यूनिट 8 हो, यूनिट 10 हो, सारा का सारा कंटेंट पहले ही कंप्लीट करा दिया गया है। एक बार आप उन वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख सकते हो। यूनिट 7 कंप्लीट करा दी गई है, यूनिट 9, यूनिट 8 सभी यूनिट जो है वो कंप्लीट करा दी गई हैं। अब हम बात करते हैं, टेस्ट लगाएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उनका भी अंदाजा लग जाएगा। जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं और जो जिनका दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट है, जो पहले परीक्षा दे चुके हैं, तो उन्हें तो नॉलेज ही है कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ से आपके बहुत सारे फैक्ट जो हैं तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो कुल 200 पूर्णांक हैं और कुल प्रश्न जो हैं वो 100 रहेंगे। तो हम सीधे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और जल्दी जल्दी हल करते हैं ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है कंप्लीट हो जाएं। तब तक आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें सम्मिलित करना है ना। पुराण, एक साइड पुराण दिए हुए हैं और दूसरी साइड दिए हुए हैं उनके रचना स्थल की, उनका जो रचना है कहाँ पर की गई थी। तो पहला ऑप्शन है इसमें भागवत पुराण, और भागवत पुराण की जो रचना है दक्षिण भारत में की गई थी। कहाँ पर? दक्षिण भारत में की गई थी। तो ए का हो जाएगा 3। भागवत पुराण की रचना का स्थल कौन सा है? दक्षिण भारत है। और जो अग्नि पुराण है, अग्नि पुराण का रचना स्थल है, अग्नि पुराण का रचना स्थल है बंगाल। तो अग्नि पुराण की रचना जो है वो बंगाल में की गई। और जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण की रचना हुई थी मिथिला में। कहाँ पर? मिथिला में। और जो मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण की रचना हुई है नर्मदा प्रदेश या पश्चिम दक्कन में जो है मत्स्य पुराण की रचना की गई है। तो भागवत पुराण का रचना स्थल कौन सा है? दक्षिण भारत है। अग्नि पुराण का रचना स्थल कौन सा है? बंगाल है। गरुड़ पुराण का रचना स्थल है मिथिला। और मत्स्य पुराण का रचना स्थल है नर्मदा प्रदेश या फिर पश्चिमी दक्कन। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। देखो, हम आप पर नहीं छोड़ रहे हैं कि आप इनके आंसर करें, ताकि हम इसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें कलेक्ट करनी है, मतलब जो है हमें याद करना है। इस हिसाब से ही ये वीडियो बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप कर पाएँ, कंप्लीट कर पाएँ, है ना। विनय पटक पर लिखे गए भाष्य का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पूछा जा रहा है कि विनय पटक पर लिखे गए भाष्य का नाम क्या है। तो विनय पटक पर कौन सा भाष्य लिखा गया है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुरुंदी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कुरुंदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। भाष्य क्या होते हैं? वे रचनाएं जो पूर्व में लिखे गए किसी साहित्य या ग्रंथ पर विस्तृत व्याख्या या जो टिप्पणी होती है ना, उन्हीं को हम भाष्य कहते हैं। तो विनय पटक पर क्या लिखा गया है? कुरिंदी लिखा गया है। देखो, भाष्य होता है कि जो पूर्व में रचनाएं हो चुकी हैं ना, उनका उन्हीं साहित्य के या ग्रंथों को विस्तार देना या ना व्याख्या करना, उनकी कुरिंदी कहा गया है। विनय पटक पर भाष्य जो लिखा गया है क्या कहा गया है? कुरिंदी कहा गया है उसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में, कहां पर? बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण की अनुमति दी थी। तो पूछा जा रहा है कि वह कौन सा विजयनगर शासक है जिसने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण की अनुमति प्रदान की थी। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, वेंकट द्वितीय ने पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण की अनुमति दी थी। कहां पर? बेल्लोर में। विजयनगर सम्राट धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुसरण करते थे। तो जो विजयनगर के शासक थे
वो धार्मिक सहिष्णुता, सभी धर्मों को समान सम्मान देते थे। तो इसी के तहत इन्होंने गिरजाघर बनाने की जो है अनुमति दी थी। किनको? इन पुर्तगालियों को। अराबीडू शासक बेंकेट द्वितीय ने दी थी अनुमति। तो बेंकेट द्वितीय का नाम आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किन का संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ये बताना है कि इन 4 में से किन का संबंध जो है, इन 4 स्थानों में से बुद्ध के साथ इनका संबंध रहा है। तो देख लेते हैं कि किन किन का रहा है इन बुद्ध के साथ संबंध। तो पहला है कि अवंती से कहीं तक भी बौद्ध का संबंध नहीं है। तो पहला है नहीं, तो पहला जिसमें है वो हमारे होंगे नहीं आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी जो है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो एलिमिनेट मेथड को भी आपको अपनाना है। अब 2, 3 और 4 ऑप्शन बचा हुआ है। गांधार दूसरा है, तो गांधार से भी कहीं से कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये भी क्रॉस हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो कौशल और मगध से जो है महात्मा बुद्ध का संबंध रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कौशल और मगध, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे। ये बताना है कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल बनाए गए थे पीवी दीक्षित। कौन बनाए गए थे? पीवी दीक्षित को बनाया गया था मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल। अब हम आपसे कुछ चीजें पूछते हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करनी है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था और उन्हें किस वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी? महात्मा बुद्ध का ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? और एक क्वेश्चन और है आपके लिए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है वो कहाँ पर दिए हैं? अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, खोजिए पहले उसको, फिर हमें कमेंट कीजिए, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप एक बार इसको कमेंट करते हो ना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा कि मैंने सर के वीडियो में कमेंट किया था इस चीज को लेके। मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे पीवी दीक्षित, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि होम स्टे पोर्टल का संबंध है। होम स्टे पोर्टल का संबंध बताना है कि इनमें से किसमें है। तो होम स्टे पोर्टल का संबंध जो है पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देना है। किसको? पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देना। होम स्टे पोर्टल का संबंध किससे है? पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देना। 2 फरवरी 2021 को होम स्टे पोर्टल को लॉन्च किया गया था। तो यह भी आपको याद रखना है कब? 2 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था। इसे कब? 2 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया था होम स्टे पोर्टल को, और इसका संबंध है पर्यटन सुविधाओं को बढ़ावा देने से। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि बैजाबाई सिंधिया के संदर्भ में असत्य कथन चुने। तो असत्य बताना है, मतलब गलत कथन बताना है कि इनमें से जो है कौन सा कथन गलत है। तो पहला कथन पढ़ के देखते हैं। वह जनकोजी राव की संरक्षक एवं दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। ये दोनों ही सही हैं। बैजाबाई सिंधिया जो थी वो जनकोजी राव की संरक्षक थी और दौलत राव सिंधिया की पत्नी थी। तो बैजाबाई सिंधिया पत्नी किसकी थी? दौलत राव सिंधिया की। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे का साथ दिया था। तो बैजाबाई सिंधिया ने बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का साथ दिया था। मुक्ता पद्धति पर रोक लगाई थी, यह भी सही है। बैजाबाई सिंधिया ने मुक्ता पद्धति पर रोक लगाई थी। ऑप्शन नंबर डी है, यह अससाय के युद्ध में आर्थर बेलेजली से पराजित हुई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। बैजाबाई ने अससाय के युद्ध में आर्थर बेलेजली को पराजित किया था, ना कि इससे पराजित हुई थी। तो आर्थर बेलेजली को हराया था इन्होंने युद्ध में, ना कि हारी थी। तो बैजाबाई सिंधिया के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की साथी थी और जिसने 1824 में अंग्रेजों द्वारा रानी को बंदी बना लिए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखी? तो इसमें से क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए है रायन्ना, ऑप्शन नंबर बी है टीपू गारो, ऑप्शन नंबर सी है जगबंधु और ऑप्शन नंबर डी है दुकरी बाला देवी। क्या है इसका सही आंसर? देखो चेन्नम्मा की जो दोस्त थी ना वो थी कौन? रायन्ना। तो रायन्ना ने ही 1824 में अंग्रेजों द्वारा जब रानी को जो है चेन्नम्मा उनको बंदी बना लिया गया तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई को जारी रखा था किन्होंने? रायन्ना ने। क्वेश्चन नंबर 9 है,
राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जो राष्ट्रीय आपात प्रबंधन प्राधिकरण होता है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता किया करते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो अध्यक्षता है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पट्टचित्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो पट्टचित्र के बारे में बताना है कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। यह राजस्थान की चित्रकला शैली है, क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो पट्टचित्र राजस्थान की नहीं है, बल्कि कहाँ की है? उड़ीसा की है। बी ऑप्शन में केरल की नृत्य शैली बताई जा रही है, ऐसा भी नहीं है। डी ऑप्शन में मार्शल आर्ट, तो ऐसा भी नहीं है। और डी ऑप्शन में जो है उड़ीसा की चित्रकला शैली है। तो पट्टचित्र जो है ना, वो उड़ीसा की क्या है? चित्रकला शैली है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में चर्चित कच्चा तिबू द्वीप किन दो देशों के बीच है? तो हमें ये बताना है कि कच्चा तिबू द्वीप जो है वो किन दो देशों के बीच है। थोड़ा सा मैप से भी पढ़ के जाया करो, मैप से क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आपको याद होने चाहिए। तो भारत और श्रीलंका के बीच है कच्चा तिबू द्वीप। क्या है? कच्चा तिबू द्वीप जो कहाँ पर है? भारत और श्रीलंका के बीच है। कच्चा थिबू द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच क्या है? एक जल संधि के रूप में है, एक निर्जन द्वीप है जहां पर कोई नहीं रहता है कच्चा थिबू द्वीप पर। वर्ष 1974 में भारत श्रीलंका समुद्री समझौते के तहत द्वीप श्रीलंका को जो है हस्तांतरित किया गया है। तो अभी ये कच्चा थिबू द्वीप किसके पास है? श्रीलंका के पास है। और 1974 में जो संधि हुई थी ना, उसके तहत ये श्रीलंका को दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 18 जून 1858 को हुरोज एवं रानी लक्ष्मीबाई के बीच अंतिम युद्ध ग्वालियर के मुरार में किस नदी के किनारे हुआ था? तो नदी का नाम पूछा जा रहा है कि कौन सी नदी के किनारे हुआ था। तो देखो, सिंध नदी तो वहां कहीं आसपास है नहीं, तो ये तो होगा नहीं, है ना। स्वर्ण रेखा नदी भी नहीं होगा इसका सही आंसर। माफ कीजिए, स्वर्ण रेखा ही है, स्वर्ण रेखा ही तो वहां से निकलती है ना। तो स्वर्ण रेखा जो है वहीं से निकलती है, ग्वालियर से। तो 18 जून 1858 को जब ह्यूरोज और रानी लक्ष्मीबाई की बीच युद्ध हुआ ना, तो ये कहाँ पर हुआ था? तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे पर हुआ था, मुरार में। कहाँ पर? मुरार में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बात हो रही है कि लाल पीली मिट्टी का पीएच मान होता है। तो लाल पीली मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? लाल पीली मिट्टी का पीएच मान होता है 5.5 से 8.5। लाल पीली मिट्टी का पीएच मान 5.5 से 8.5 आपको याद रखना है। और लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अच्छी रहती है? तो चावल की फसल के लिए, धान की फसल के लिए जो है अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की जो है अनुपस्थिति के कारण उर्वरता कैसी होती है? कम होती है। तो अन्य फसलें तो होती नहीं है, लेकिन चावल जो है इसमें, धान की फसल जो है अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है और एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या बोला जा रहा है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ये बताना है। इसका मतलब है कि इसमें से गलत कथन का चयन करना है। किसके संबंध में? संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। क्या ऐसा है? तो ये बोला जा रहा है कि सही नहीं है संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। तो संविधान संशोधन का बारे में जब बात होगी ना, देखो, कोई सा साधारण विधेयक हो, अगर वो पास नहीं हो रहा है, कोई विशेष विधेयक हो अगर वो पास नहीं हो रहा है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान की बात अलग हो जाती है। लेकिन जब भी संविधान संशोधन विधेयक की बात होगी ना, तो उसमें राष्ट्रपति के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वो संयुक्त बैठक को बुला सके। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत होगा, और हमें किसका चयन करना है? गलत ऑप्शन का ही चयन करना है, अर्थात हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी अन्य तीन ऑब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं। तो बी ऑप्शन है कि विधेयक को प्रत्येक सदन द्वारा विहित विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक होता है। अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है। जब अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इस विधेयक में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं होगा, इसलिए संयुक्त बैठक का नहीं बुलाया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है कि विधेयक को सदन के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और ऑप्शन नंबर डी है
विधेयक को गैर सरकारी सदस्य द्वारा भी प्रायोजित किया जा सकता है। तो जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो गैर सरकारी सदस्य भी जो है प्रायोजित गैर सरकारी विधेयक जो है विधायक जो है वह भी इसको क्या कर सकता है, प्रायोजित कर सकता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि नदी अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में जो नीचे सूची दी गई है उसका मिलान करना है कि किसका क्या आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का मिलान करना है, तो कर लेते हैं मिलान, देख लेते हैं ना। तो बोल रहे हैं कि अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप। तो जो अपवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखाओं के अनुरूप होते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कहा जाता है वृक्षाकार प्रतिरूप। उनका तो नाम ही आसान सा है, तो आपको याद हो जाएगा। जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती है, मतलब सभी दिशाओं में बह रही है, अलग अलग तरफ जा रही है ना, सभी दिशाओं में बह रही है, तो कैसा प्रतिरूप बनाएगी, आर्य प्रतिरूप बनाएगी। तो पर्वत से निकलकर क्या कर रही है नदी, सभी दिशाओं में बहती है, तो आर्य प्रतिरूप बनता है। सी है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती हैं तो कैसी आकृति बनती है, तो जालीनुमा आकृति बनती है। कहने का मतलब है कि जो मुख्य नदियां हैं वो समानांतर ऐसी बहे जा रही हैं सीधे, है ना। ये दोनों मान लो कि ये जो है मुख्य नदी हैं, ये दोनों बहती जा रही थी, लेकिन जो इसमें छोटी छोटी नदियां हैं ना वो क्या कर रही हैं, इनको जो है समकोण पर काट रही हैं, ऐसे जोड़ रही हैं समकोण पर। तो क्या होगा, जालीनुमा आकृति बन जाएगी। इस प्रकार से जालीनुमा जो है आकृति बनेगी। जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त में विसर्जित होती हैं तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनता है। कैसा, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप बनता है। तो आप मान सकते हो कि मान लो कि यह जो है एक झील है और इसमें जो है सभी दिशाओं से नदियां जो है आ रही हैं। इस प्रकार से सभी दिशाओं से जो है नदियां इसमें आ रही हैं और विसर्जित हो रही हैं। तो इस प्रतिरूप को कहा जाता है अभिकेंद्रीय, मतलब केंद्र की ओर आ रही हैं, तो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अंतर्राष्ट्रीय वन विकास कार्यक्रम फॉरेस्ट प्लस कब से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो फॉरेस्ट प्लस के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कब से क्रियान्वित किया जा रहा है। तो ये 2012 से जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। ये किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी जो है ना, संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा होशंगाबाद वनमंडल, हरदा वनमंडल और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में 2012 से फॉरेस्ट प्लस की शुरुआत की गई थी। कब से, 2012 से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि तुमकुर नामक स्थान पर भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण ने सोने के भंडार का पता लगाया है। तुमकुर किस राज्य में है। आपसे बोला जाए कि अंदाजा लगा के गैस करके अगर आंसर कीजिए, आपको पता नहीं हो उसका, तो आप क्या करोगे, जल्दी से आंसर कर दो, उसके बाद फिर हम बताते हैं आपको आंसर की क्या है। देखो, भारत में जो सोने के भंडार हैं वो आपको दो जगह मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, एक तो आंध्र प्रदेश में और दूसरा कर्नाटक में। तो आपको अंदाजा लगाना चाहिए कि मैक्सिमम जो आंसर सही होने की संभावना है वो इन दोनों ही राज्यों में है। और सर्वाधिक सोना कहाँ प्राप्त होता है मध्य भारत में, तो कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कर्नाटक ही होगा। कहाँ पर, कर्नाटक में। तो तुमकुर नामक स्थान कहाँ पर है, कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान 2011 की जो जनगणना है उसमें ये पूछा जा रहा है कि 2001 से 2011 के दौरान जनसंख्या वृद्धि में निम्नलिखित में से किसने प्रथम व द्वितीय रैंक प्राप्त की है। तो किसने प्रथम और जनसंख्या वृद्धि के मामले में कि 2001 से 2011 तक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किसने की है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। तो अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है और अरुणाचल प्रदेश पहले नंबर पर है और मेघालय जो है वो दूसरे नंबर पर है। माफ कीजिए, ये जो ऑप्शन प्रिंट हुए हैं दो दो ही दोनों पर लिख दिया उन्होंने, है ना।
कोई बात नहीं, अपन सुधार कर लेते हैं इसको। तो देखो मेघालय जो है वो पहले स्थान पर है और कितने परसेंट के साथ, 27.28% की जो है वृद्धि की है। 27.28% की वृद्धि की है मेघालय ने, 27.28% की वृद्धि की है मेघालय ने। वहीं जो अरुणाचल प्रदेश है वो दूसरे रैंक पर है और अरुणाचल प्रदेश ने 25.9% की वृद्धि जो है दर्ज की है 2001 से 2011 में। इसके बाद जो स्थान आता है बिहार का 25.10 और जम्मू कश्मीर 23.70। तो पहले स्थान पर जनसंख्या वृद्धि में कौन है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य ने की है, तो इसका सही आंसर है मेघालय और दूसरे स्थान पर है अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19 है कि देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण किसने जारी किया। तो देश में सर्वप्रथम कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो किसने जारी किया, हमें ये बताना है। तो देखो सबसे पहले देश भर में कृषि आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है जो वो मध्य प्रदेश ने किया है। कृषि से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चनों का जो आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मध्य प्रदेश ही मिलेगा, क्योंकि नए नए इनोवेशन टाइप की जो चीजें हैं ना वो मध्य प्रदेश ही कर रहा है कृषि के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए नींव का पत्थर किसे कहा जाता है। तो इन चार भाषाएं जो ऑप्शन में दी हुई हैं इनमें से कौन सी भाषा है जिसे नींव का पत्थर कहा जाता है, कौन सी भाषाएं सीखने के लिए, फोर्ट्रॉन हो गई, एल्गोल हो गई और पास्कल। तो बेसिक जो है ना, जब आप बेसिक सीख लोगे ना तभी तो आगे बढ़ोगे ना। तो जो बेसिक भाषा है ना इसको नींव का पत्थर कहा जाता है। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, ये पूछा जा रहा है कि सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो वो बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है, सुमन कुमारी। अगर आप साथ साथ कमेंट करना चाहो तो करते जाओ, आपको चीजें याद होती जाएंगी क्योंकि आप एक्टिव रहोगे उतने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस लोकप्रिय त्योहार को डोल यात्रा के नाम से जो है जाना जाता है। तो किस त्योहार को जाना जाता है डोल यात्रा के नाम से, तो होली को जाना जाता है। शायद आप ये पहली बार सुन रहे होंगे क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था पहले इस पीडीएफ को तो मैंने भी पहली बार ही देखा। हमने कहा होली को डोल यात्रा भी कहा जाता है। देखो रंग होली का त्योहार जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कुछ क्षेत्रों में से ढोल यात्रा, ढोल पूर्णिमा, ढोल उत्सव के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर, बंगाल, उड़ीसा और असम में। जब आप बंगाल, उड़ीसा, असम में घूमने जाओगे ना, अगर आप होली के समय जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इसे ढोल यात्रा कहते हैं। वहाँ के लोग जो हैं ढोल यात्रा मना रहे होते हैं और हम उत्तर भारत के जो लोग हैं क्या मना रहे होते हैं उस समय, होली। तो उसी को कहते हैं ढोल यात्रा। क्वेश्चन नंबर 23 है, दस्तार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। दस्तार जो है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, तो दस्तार जो है इसको पगड़ी के नाम से जाना जाता है। दस्तार को पगड़ी के नाम से जाना जाता है। दस्तार जिसे पगड़ी के रूप में जाना जाता है यह आस्था का प्रतीक, वीरता, सम्मान, आध्यात्मिकता जैसे मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जो दस्तार है वो कौन बांधा करते हैं, पंजाबी लोग आपको देखने को मिलेगा कि दस्तार बांधा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब से प्रभावी हुआ। ये तो पहले भी एक बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है कब से प्रभावी हुआ था। तो ये जो है 2007-8 की जो रबी की फसल है तब से शुरू हुआ था, 2007-8 की रबी की फसल से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई है, तो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की शुरुआत कब हुई है, कब से हुई है पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल की स्थापना हुई थी, शुरुआत हुई थी 30 अगस्त 2019 से। कब से, 30 अगस्त 2019 से की गई थी। भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र कितना है, तो 8% है। कितना है, 8% है कुल चक्रवात प्रवण क्षेत्र। भारत का जो पूर्वी तट है ना, जहां बंगाल की खाड़ी है और पश्चिमी तट अरब सागर, दोनों ही क्षेत्रों में जो है चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं प्रतिवर्ष। कहीं ना कहीं आप न्यूज में पढ़ते रहते हैं
और खबरों में देखते रहते हैं कि चक्रवात आया है तो अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है, तो यह भी आप जानते हो। कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? 8% क्षेत्र पर जो है चक्रवात प्रवण क्षेत्र है भारत का, कितना? 8%। हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा है। हाल ही में खबरों में रहा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है? हमें ये बताना है कि हाल ही में खबरों में रहा रेगुलेटरी सैंडबॉक्स क्या है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर। नए कम लागत वाले वित्तीय उत्पादों का लाइव परीक्षण जो है उसको रेगुलेटरी सैंडबॉक्स कहा जाता है। रिजर्व बैंक ने हाल ही में क्या किया कि जो नियामक सैंडबॉक्स है ना, दिशा निर्देश की संशोधित किया, जिसे नियंत्रित नियामुक्त स्थान में उत्पादों या सेवाओं के लाइव परीक्षण की अनुमति मिली, उसी को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर डीएसटी और टी हब ने संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी जो है हब का उद्घाटन किया है? तो जो डीएसटी है ना और टी हब, इन्होंने पूछा जा रहा है कि संयुक्त रूप से मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी हब का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? हैदराबाद में किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो देखो, प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की जिनमें क्षमता होती है ना, ऐसे पादप जो हैं किस प्रकार के जीव समूह के अंतर्गत आते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑटोट्रॉफ। क्या है? ऑटोट्रॉफ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दीपम एक विभाग है, दीपम एक विभाग है तो किसके अंतर्गत है? वित्त मंत्रालय के। क्या ये सही है? नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के, मानव संसाधन मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत क्या है इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है दीपम जो है ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत है। किसके अंतर्गत विभाग है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है दीपम। इस प्रकार से 30 प्रश्न हमारे हो गए हैं, अभी 70 प्रश्न बचे हुए हैं, तो कंटिन्यू देखते रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि यूनिट न्यूटन फूटे का संबंध किससे है? तो हमें बताना है इन चार ऑप्शनों में से जो यूनिट न्यूटन फूटे हैं उनका संबंध किससे रहा है। तो यूनिट न्यूटन फूटे का संबंध जो है ग्रीन हाउस प्रभाव से रहा है। किससे? ग्रीन हाउस प्रभाव से, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रवाल भित्तियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित में से एक को समुद्री पार्क घोषित किया है। तो किसे समुद्री पार्क घोषित किया गया है? जो कच्छ में खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, इसको समुद्री पार्क घोषित किया गया है भारत सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर है? तो हमें बताना है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र जो है वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 है एमएस वर्ड में फॉन्ट मेनू बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो जो फॉन्ट मेनू है उस अगर बॉक्स को खोलना है तो किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है एमएस वर्ड में? तो कंट्रोल+D का प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल+D का। किसमें? एमएस वर्ड में इसका प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट की के रूप में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है? और हमें सत्य कथन बताना है इसके बारे में। क्या सत्य कथन बताना है? तो जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है आईसीएमआर को कहाँ से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है ये बताना है। तो क्या वित्त मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये मत लगा के आ जाना, है ना। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से भी नहीं होती, तो अब बचा एक ऑप्शन, वो सही होगा। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आईसीएमआर को जो है वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को उतरने वाले स्थान के लिए शिव शक्ति स्टेशन का नाम दिया है? तो कौन से अंतरराष्ट्रीय संगठन ने ऐसा कहा है? तो जो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ है उसने इसको नाम दिया है शिव शक्ति स्टेशन। क्या दिया है? शिव शक्ति स्टेशन नाम दिया है। जो हमारा चंद्रयान 3 था उसका जो विक्रम लैंडर था वो जहां पर उतरा था ना, उसको शिव शक्ति स्टेशन का नाम दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 37 है, मध्य प्रदेश एक जिला एक उत्पाद में हल्दी उत्पाद के लिए किस जिले को चुना गया है। तो इसको एक बार करंट अफेयर से मिला लेना, क्योंकि चीजें जो है प्रतिवर्ष बदल रही हैं। तो अभी नया करंट अफेयर्स जो आएगा अगले माह का, उसमें हम इसे कवर कर लेंगे। हल्दी के लिए किसे चुना गया था, तो शहडोल को चुना गया था हल्दी के लिए। किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधार साबित करना आवश्यक है। जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं ना, उनके हटाए जाने की बात की जा रही है। और आप जानते हो कि विधानसभा सदस्यों में से ही किसी एक को विधानसभा अध्यक्ष जो है वो बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, है ना। तो ना तो दुराचार के आधार पर हटाया जा सकता है, ना अक्षमता के आधार पर, ना ही नैतिक अक्षमता से युक्त आचरण के आधार पर। लेकिन हटाया कैसे जा सकता है, तो जब संविधान का उल्लंघन करता है ना अध्यक्ष, तब हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत कथन और कारण दिया हुआ है, हमें बताना है कथन और कारण में से बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारत में का सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है, क्या ये सही है। आपको बताना है क्या ये सही है आंसर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपास उत्पादक सर्वाधिक कपास कहाँ पर, गुजरात में नहीं होता है। जब माफ कीजिए, महाराष्ट्र में नहीं होता है, जबकि कहाँ होता है, गुजरात में होता है। और महाराष्ट्र में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है। तो क्या ऐसा है, बिल्कुल है। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मिट्टी का विस्तार जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दूसरा सही है। तो ए कथन गलत है और आर कारण जो है वो सही है। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रसिद्ध साहित्यकार जो हाल हुए हैं ना, किसके शासनकाल के संबंध रखते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो ना, तो आप छोटी छोटी चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ा करो। स्टोरी के चक्कर में अकेले मत पढ़ा करो कि हिस्ट्री पढ़ते समय स्टोरी मिल जाए हमें तो हमें अच्छा लगेगा। जब कोई टीचर स्टोरी टाइप में आपको सुना रहा होता है ना, तो आपको उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, वो नहीं पढ़ाया गया है आपको। तो आपको याद रखना है कि जो हाल थे, इनका संबंध किससे था, तो सातवाहन वंश के शासनकाल में ये थे। तो इनका संबंध सातवाहन वंश से है। हाल सातवाहन युग के साहित्यकार थे और इनकी रचना थी गाथा सप्तशती। तो जो हाल थे, इनकी रचना आपको याद रखनी है कौन सी, गाथा सप्तशती आपको याद रखनी है। हाल की रचना थी और किस वंश से संबंधित हैं, तो सातवाहन वंश से संबंध रखते हैं। सातवाहन वंश के समय में ये थे। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि उस समय कौन प्रधानमंत्री था। तो आपको पता ही होगा कि मोरारजी देसाई के दौरान जो है इसे हटा दिया गया था। तो मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, और क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार जो है वो उसे बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो 42, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम न्यायालयों की स्थापना के लिए कारण है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना का एक कारण है। तो गरीबों और वंचितों की न्याय तक पहुंच बिल्कुल ही कारण है, ताकि गरीब और वंचित वर्ग जो है ना वो न्याय तक पहुंच सके। दूसरा है, भारत के विधि आयोग ने ग्राम न्यायालय पर अपनी 100वीं रिपोर्ट में ग्राम न्यायालयों की स्थापना का सुझाव दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भारत के विधि आयोग है, उसने 100वीं अपनी रिपोर्ट में नहीं, बल्कि 114वीं रिपोर्ट में, किसमें, 114वीं रिपोर्ट में ये कहा था कि ग्राम न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी 2 है जो वो तो गलत हो गया। तो जब जो 2 हम है ऑप्शन में, उसको उतने क्वेश्चन के जो आंसर है उनमें को हमें गलत करना है। तो देखो 2 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, इसमें है तो ये भी नहीं होगा, और इसमें है तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से 1 और 3 जो है हमारा आंसर होगा। तो तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो गरीबों को उनके द्वार पर न्याय, यह भी इसका उद्देश्य है, इसलिए जो है ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम
किस वर्ष लागू किया गया था, ये पूछा जा रहा है कि जो HIV है ना और एड्स है उसके लिए अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर है 2017 में जो है इसके लिए अधिनियम जो है लाया गया था। कांग्रेस के संविधान का निर्माण किस अधिवेशन में किया गया था। तो कांग्रेस का जो संविधान है, यहाँ पर देश के संविधान की बात नहीं हो रही है, जो आजादी से पूर्व जो कांग्रेस थी ना उसके संविधान की बात हो रही है कि वह किन नियमों पर आधारित थी। तो कांग्रेस का जो संविधान है वह मद्रास अधिवेशन जो था ना उसमें लिखा गया था। तो 1908 में मद्रास का अधिवेशन हुआ और कांग्रेस के संविधान का निर्माण हो गया। और जब 1908 में मद्रास में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उस समय रास बिहारी घोष जो है वो इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? रास बिहारी घोष जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम जो है नगरीय जनसंख्या है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम नगरीय जनसंख्या देखने को आपको मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन करने हेतु कितनी समितियां नियुक्त की गई थी। तो देखो, जब संविधान सभा बनी, संविधान बनाया जा रहा था, तो उस समय संविधान के जो अलग अलग पहलू हैं उन पर जो है अध्ययन करने के लिए कुछ समितियों को बनाया गया ताकि चीजों को जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जा सके। तो क्या है इसका सही आंसर? 13 समितियां थी। कितनी? 13 समितियां जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है, ये पूछा जा रहा है कि ट्राइसेम कार्यक्रम जो है किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ग्रामीण युवक हैं, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक, स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किससे संबंधित है? ट्राइसेम कार्यक्रम से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें जो है सतत विकास लक्ष्यों के बारे में बताना है हमें। तो इसमें 20 लक्ष्य एवं 180 टारगेट थे, बिल्कुल नहीं है ऐसा, है ना। इसमें 17 लक्ष्य हैं। कितने हैं? 17 लक्ष्य हैं और 169 टारगेट हैं। तो 20 नहीं चाहिए अपन को, कितने चाहिए? 17 लक्ष्य चाहिए है और 169 जो है 169 जो है टारगेट हैं इसके। इसे सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में अपनाया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसे सितंबर 2015 में कहां पर अपनाया गया था? न्यूयॉर्क में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। तो पूछा जा रहा है कि परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय निम्न में से कहाँ पर स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो 49 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। परमाणु पदार्थ निदेशालय का मुख्यालय हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विक्रम एस का संबंध किससे है। किसका? विक्रम एस का संबंध जो है किससे है? तो विक्रम एस का संबंध है निजी रॉकेट से। किससे? निजी रॉकेट से है विक्रम एस का संबंध। G20 के बारे में हमें बताना है कि कौन सा कथन जो है सही है। तो G20 के बारे में आपने खूब सारी न्यूज पढ़ी होगी, साथ ही करंट अफेयर्स के लिए भी इस टॉपिक को तैयार करके रखे होंगे आपने पहले से ही। तो क्वेश्चन नंबर 51 जो है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान सभी देशों से बनी ट्रॉयका द्वारा समर्थित होती है। तो G20 की जो अध्यक्षता है वो वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबानों देशों से बनी ट्रॉयका द्वारा समर्थित होता है। तो जो ट्रॉयका होती है ना G20 में, उसमें शामिल होता है वह देश जिसके पास पहले मेजबानी थी, वह जिसके पास वर्तमान है और वह जिसके पास जो है अगला G20 सम्मेलन होगा, उनको शामिल करके क्या बोलते हैं हम? ट्रॉयका बोलते हैं। उनको ट्रॉयका के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो विटामिन ई जो है मुख्यतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन ई के बारे में प्रश्न है सीधा सा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है महत्वपूर्ण होता है विटामिन ई। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है उपयोगी होता है, महत्वपूर्ण होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात की जा रही थी और ओपन सोर्स में आता है मोजिला फायरफॉक्स। क्या है? मोजिला फायरफॉक्स जो है इसमें शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, मध्य प्रदेश में स्थित राजमहल मड़वैया संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है ये और कहाँ पर है आपको पता होना चाहिए कि राजमहल मड़वैया संग्रहालय जो है आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। कहाँ पर है ये? जबलपुर में राजमहल मड़वैया संग्रहालय देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस शिल्प का संबंध बालाघाट से है? तो इसमें से किस शिल्प का संबंध जो है वो बालाघाट से है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है मैगलूर टाइल्स। किसका? मैगलूर टाइल्स का संबंध जो है वो बालाघाट से है। तो चर्म शिल्प का संबंध किससे है? काष्ठ शिल्प का संबंध किससे है? तो काष्ठ शिल्प के लिए आपको मुरैना याद रखना है और भैरवगढ़ प्रिंट के लिए उज्जैन याद रखना है। साथ ही मैंगलोर टाइल्स बालाघाट से संबंध रखती है और बालाघाट ही जो है प्रश्न में पूछा गया था। कंप्यूटर विज्ञान में डॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डॉम का फुल फॉर्म बताना है कि कंप्यूटर विज्ञान में जो है डॉम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो डॉम का जो फुल फॉर्म होता है दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या है होता है? दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा DOM का फुल फॉर्म। IIT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं पूछा जा रहा है कि IIT अधिनियम 2020 में कितनी अनुसूचियां हैं IIT अधिनियम में पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 अनुसूचियां हैं अधिनियम IIT अधिनियम 2020 में। क्वेश्चन नंबर 58 है, सिकल सेल एनीमिया के संबंध में। ये क्वेश्चन जो है 2025 में छपने वाला है। क्यों? क्योंकि सिकल सेल एनीमिया से क्वेश्चन देखो आपको देखने को मिलेगा। यह एक अनुवांशिकी रोग है। तो क्या ऐसा है कि ये अनुवांशिकी रोग है? बिल्कुल है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है एक अनुवांशिकी रोग है। इस बीमारी वाले लोगों में एटिपिकल हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध करता है। तो जो सिकल सेल एनीमिया है इसमें एपिटिकल हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के प्रवाह को क्या करता है? कम कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यह भी आपको याद रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में शामिल है, ये बताना है कि कौन सी इसकी संरचना से सही मेल खाता है। तो ये 59 है और 59 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष मिलेगा, एक सचिव मिलेगा और 5 अन्य सदस्य जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के परिवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो परिवर्ती क्षेत्र जो होता है ना 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच, तो उसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन जो है इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और G20 के बारे में समझते हैं। पूछा जा रहा है कि G20 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन की पहचान करनी है। इन 4 कथनों में से कोई एक सही होगा, उसको पहचानना है। G20 का एक स्थायी सचिवालय है, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। G20 का कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं है। G20 की प्रेसिडेंसी हर 2 साल में बदलती है, ऐसा भी नहीं है। 2015 में G20 की अध्यक्षता चीन के पास थी, तो चीन के पास अध्यक्षता नहीं थी, बल्कि जो 2015 में है तुर्की के पास अध्यक्षता थी। तो 2015 में G20 की 10वीं बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता थी तुर्की के पास। G20 की अध्यक्षता वर्तमान, अतीत और भविष्य के मेजबान देशों से बनी ट्रॉइका द्वारा समर्थित होती है। तो ट्रॉइका देखो क्या होता है, ये सही कथन है ऑप्शन नंबर डी। जो ट्रॉइका होता है ना वो एक प्रकार की व्यवस्था है G20 में कि जिन्होंने पिछले अधिवेशन मतलब जो G20 की अध्यक्षता की थी, पिछला अध्यक्ष थे वो देश, वह मेजबान देश जो वर्तमान में वह और जो आगे का निर्धारित किया जा चुका है भविष्य का, उन तीनों को मिलाकर ट्रॉइका कहा जाता है। तो इस प्रकार से ट्रॉइका को जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 52 है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो यह लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। किसमें? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रियाओं में महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? इनमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? अगर आपको पता है तो आप भी बताइएगा। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन सी है विंडो या ऑप्शन सी है एक्रोबैट रीडर। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मध्य प्रदेश में स्थित राजमल मड़वैया संग्रहालय कहाँ पर है? हमें ये बताना है कि मध्य प्रदेश में जो राजमल मड़वैया संग्रहालय है कहाँ पर स्थित है? तो क्या विदिशा में है, भोपाल, जबलपुर या खजुराहो? इन चार ऑप्शनों में से किसी एक का चयन करना है। तो ये है जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में स्थित राजमहल मड़वैया संग्रहालय जो है वो जबलपुर में है। देखो, राजमल मड़वैया संग्रहालय जबलपुर में है। आपको यशोवर्धन संग्रहालय मंदसौर में मिलेगा। तो यशोवर्धन संग्रहालय मंदसौर में, और जो ओरछा में है बहुत ही महत्वपूर्ण, जहांगीर महल संग्रहालय। कौन सा? जहांगीर महल संग्रहालय ओरछा में है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किस शिल्प का संबंध बालाघाट से है? तो इनमें से कौन सी शिल्प है जिसका संबंध बालाघाट से है? तो क्या चर्म शिल्प है? तो चर्म शिल्प का कहीं दूर दूर तक नहीं है। कढ़ाई बुनाई भी नहीं है, बूटीदार साड़ी भी नहीं है। मैंगलोर टाइल्स जो है इसका संबंध है बालाघाट से। तो मैंगलोर टाइल्स जो है वो बालाघाट से संबंधित है। आपको ये बताना है कि काष्ठ शिल्प का संबंध किस जिले से है? काष्ठ शिल्प का। कंप्यूटर विज्ञान में डॉम यानी कि DOM का पूर्ण रूप क्या होता है? कंप्यूटर विज्ञान में जो है डॉम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या होता है? दस्तावेज ऑब्जेक्ट मॉडल। यह एक, देखो क्या होता है, DOM जो है ना एक इंटरफेस है, एक प्रकार का प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, और यह जो है पृष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है ताकि प्रोग्राम दस्तावेज संरचना, शैली और सामग्री को जो है बदल सके। क्वेश्चन नंबर 57 है, IT अधिनियम 2020 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो IT अधिनियम 2020 में 4 अनुसूचियां हैं मात्र। कितनी हैं? 4 हैं। देखो, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो था ना, 9 जून 2000 को अधिनियमित किया गया था। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की बात की जा रही है। कब अधिनियमित किया गया? 9 जून 2000 को अधिनियमित किया गया तथा 17 अक्टूबर 2000 को प्रभाव में आया। इस अधिनियम में 94 खंड, 13 अध्याय और 4 अनुसूचियां हैं। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में तो ये महत्वपूर्ण है, हमारे सिलेबस में महत्वपूर्ण टॉपिक अलग से ही ऐड किया गया है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है ना, और बताना है कि कौन सा जो है सही है। यह एक अनुवांशिकी रोग है। तो बिल्कुल यह एक अनुवांशिकी रोग है। क्या है? बिल्कुल ही एक अनुवांशिकी रोग है। इस बीमारी वाले लोगों में एटीपिकल हीमोग्लोबिन होता है जो रक्त के प्रवाह को धीमा या अवरुद्ध करता है। तो ऐसा ही है, एटीपिकल हीमोग्लोबिन जो है रक्त के प्रवाह को धीमा कर देता है ना, इससे जो है सिकल सेल एनीमिया से मृत्यु तक हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर होगा। थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित जो लोग होते हैं ना, उनमें हीमोग्लोबिन एस जो होता है ना नामक असामान्य हीमोग्लोबिन अणु होते हैं जो लाल रक्त कणिकाओं को हंसिया आकार में विकृत करते हैं। तो जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वो हाशिए के आकार की हो जाती हैं। हाशिया देखा होगा आप लोगों ने, जिससे घर में सब्जियां काटी जाती थी पहले, अब चाकू ने उसका स्थान ले लिया। इससे सिकल सेल कठोर और चिपचिपे हो जाते हैं जो रक्त के प्रवाह को क्या कर देते हैं? धीमा कर देते हैं। भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया खत्म करने का जो लक्ष्य रखा है वो 2047 है, कि 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को भारत सरकार खत्म करना चाहती है। यह भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना
में शामिल होते हैं, ये बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की संरचना में कौन कौन शामिल होता है। तो देखो, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, उसकी संरचना में एक तो अध्यक्ष होता है ना, एक अध्यक्ष होता है, एक सचिव होता है और 5 अन्य सदस्य होते हैं। इस प्रकार से एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो 31 जनवरी, कब, 31 जनवरी 1992 को हुआ था। कब हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन? 31 जनवरी 1992 को। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है कार्यकाल। राष्ट्रीय महिला आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वर्तमान अध्यक्ष कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करोगे। 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के परिवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच के परिवर्ती क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको इकोटोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोटोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के संदर्भ में हमें बताना है और विचार करना है और बताना है कौन सा जो है कथन सही है। तो इतने टफ क्वेश्चन एमपीपीएससी में आते नहीं है, लेकिन एक आधी क्वेश्चन टफ होता है। लेकिन देखो, जो टेस्ट सीरीज होती है ना, उसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट जो है वो कवर हो सकें। तो इस हिसाब से टेस्ट सीरीज को बनाया जाता है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना के बारे में बताना है कौन सा कथन सही है। पहला जो कथन है, इस योजना की घोषणा पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना की घोषणा जो है पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस योजना की जो घोषणा है वित्त मंत्री द्वारा की गई थी। कब? 2023 के बजट में। किसके द्वारा? वित्त मंत्री के द्वारा। तो पहला तो है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा है कि यह योजना 10 वर्ष की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा सुविधा प्रदान करती है। तो यह योजना 2 साल की अवधि के लिए महिलाओं या लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए की जमा सुविधा जो है प्रदान करती है, ना कि 10 वर्ष के लिए। तो 10 वर्ष का प्रावधान नहीं है, 2 वर्ष का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 2 है ना, वह भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 3। इसमें 7.5% की निश्चित ब्याज दर प्रदान की जाती है। ये सही है बिल्कुल भी, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कब शुरू हुई योजना? 2023 में। किसने घोषणा की इसकी? वित्त मंत्री ने बजट के दौरान घोषणा की। 2 साल की अवधि, महिला और लड़कियों के नाम पर 2 लाख रुपए तक की जमा की सुविधा, 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर जो है ब्याज दर प्रदान की जाती है। तो ये एक योजना है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। क्वेश्चन नंबर 62 है, स्थैतिक ऊर्जा का मान कहाँ लुप्त हो जाता है? तो ये बताना है कि स्थैतिक ऊर्जा जो होती है ना, उसका मान कहाँ लुप्त हो जाता है। तो स्थैतिक ऊर्जा का मान पृथ्वी के केंद्र पर जो है वो लुप्त हो जाता है। स्थैतिक ऊर्जा का मान पृथ्वी के केंद्र पर लुप्त हो जाता है। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में कितने वर्षों से नहीं देखी गई हो, तब हम उसे विलुप्त मानेंगे। तो जो रेड डाटा बुक होती है ना, उसके अनुसार किसी प्रजाति को कब विलुप्त माना जा सकता है, कितने वर्षों तक वह अपने जो है प्राकृतिक आवास में ना देखी गई हो। तो 50 वर्षों से। अगर वो 50 वर्षों से अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखा गया है तो उसको कैसा माना जाएगा? विलुप्त माना जाएगा। ये क्वेश्चन फिर ये साइंस से है। रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कूट को चुनना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो देखो, हीमोग्लोबिन जो होता है ना, रुधिर वर्णिका, इसमें लोह होता है, बिल्कुल होता है, इसमें लोह होता है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यह भी सही है, हीमोग्लोबिन ही तो प्रदान करता है लाल रंग। यह कुछ रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, सबसे महत्वपूर्ण काम ही है हीमोग्लोबिन का कि ऑक्सीजन का वाहक के रूप में कार्य करना। तो चारों कथन जो है सही हैं। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं किसमें चारों कथन है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो है चारों कथन है, ये चारों ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है,
पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? पश्चिम भारत में, कहाँ पर? पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो पश्चिम भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है, एम.जी. रानाडे को माना जाता है। देखो, एम.जी. रानाडे के बारे में आपने पढ़ा ही है कि एक समाज सुधारक थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 में इन्होंने ही की थी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी एम.जी. रानाडे ने। पश्चिम में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन चलाया था इन्होंने, तो पश्चिम में सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भी इन्होंने ही चलाया था, तो एम.जी. रानाडे के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 66 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों चरणों में वर्गीकृत किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो प्रक्रिया है उसको कितनी चरणों में वर्गीकृत किया गया है, ये बताना है। तो इसको वर्गीकृत किया गया है 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। कौन कौन सी हैं 3 श्रेणी, एक बार आप समझ लो, है ना। थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेते हैं, वहां समझते हैं। एक होती है, पहला जो चरण होता है उसे बोलते हैं सेंसिंग। क्या बोलते हैं? सेंसिंग बोलते हैं पहले चरण को, सेंसिंग बोला जाता है। सेंसर के माध्यम से डेटा लेना सेंसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला चरण जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो है सेंसिंग, सेंसर के माध्यम से डेटा लेना। दूसरा होता है रीजनिंग। क्या होता है? दूसरा होता है रीजनिंग। दूसरा है रीजनिंग। रीजनिंग में क्या होता है? सेंसर द्वारा लिए गए डेटा पर विश्लेषण। तो जो सेंसर ने डाटा लिया था पहले, रीजनिंग के दौरान जो प्रक्रिया का अगला चरण है, इसमें क्या होगा? विश्लेषण किया जाएगा। और फिर आता है प्रोसेस, यानी कि क्रिया। फिर एक होता है चरण क्रिया, जिसे क्रिया कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। इनपुट और तर्क के आधार पर क्रिया होती है, इसको कहा जाता है क्रिया, है ना। और फिर आउटपुट प्राप्त दे दिया जाता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कोई पूछ ले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रक्रिया को कितनी श्रेणियों और चरणों में बांटा गया है, तो 3 चरणों में बांटा गया है। बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 67 है, बेगा जनजाति के गांव को क्या कहा जाता है? तो बेगा जनजाति का जो गांव है उसे पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है बेगा जनजाति के गांव को। ऑटो आंसर का मॉडेम से क्या तात्पर्य है? ऑटो आंसर जो होता है ना, उसका मॉडेम से क्या तात्पर्य है? स्वतः गलती निकालना से तात्पर्य है। क्या है? ऑटो आंसर मतलब स्वतः गलती निकालना जो है ऑटो आंसर मॉडेम से तात्पर्य होता है। कुछ कंप्यूटर वायरस के आप नाम लिखकर भेजिएगा जो भी आपको याद हो, है ना, कमेंट बॉक्स में, तो हम जरूर देखेंगे उनको। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऐसे वायरस का नाम बताइए जो समय बीतने पर या खास दिन को, समय बीतने पर, एक मिनट, क्या है? ऑटो आंसर का मॉडल से क्या तात्पर्य है? हमने क्या आंसर बताया आपको? स्वतः गलती निकालने से ये नहीं होगा, है ना। स्वतः उत्तर देने से होगा। क्या है? ऑटो आंसर मतलब स्वतः उत्तर देना, ऑटोमेटिक आंसर दिया जाना, उसको तो स्वतः आंसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, ऐसे वायरस का नाम बताइए जो समय बीतने पर या खास दिन को ही चलते हैं। तो ऐसे वायरस का नाम बताना है जो समय बीतने पर या खास समय पर ही चलाए जाते हैं, चलते हैं, उनको कहा जाता है टाइम बॉम्ब। क्या कहा जाता है? टाइम बॉम्ब कहा जाता है। जो एक विशेष समय पर चलते हैं उनको टाइम बॉम्ब की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे एडवेयर हो गया, स्पाईवेयर हो गया, वॉर्म्स हो गए, ट्रोजन हॉर्स हो गए, ये सब क्या है? ये कंप्यूटर वायरस हैं, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। मैक्रो वायरस, बूट सेक्टर वायरस, टाइम बॉम्ब, बोरॉम वायरस हो गया, है ना। ये सब वायरस के प्रकार हैं अलग अलग। उसी प्रकार से एक है टाइम बॉम्ब, जो क्या करता है? समय बीतने या किसी खास दिन को चलाने के लिए जो है तैयार किया जाता है। भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर मन फॉरेस्टा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये पूछा जा रहा है कि भारत का जो पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर है मन फॉरेस्टा किस राज्य में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। कहाँ पर? कर्नाटक के बेंगलुरु में। कर्नाटक बेंगलुरु दोनों ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसका सही आंसर आप बेंगलुरु ही लगाओ, है ना। पूछा तो जा रहा है राज्य, तो अपन इसका आंसर बेंगलुरु ही कर देते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय जननांकिकी
2011 के अनुसार जनजातियों में साक्षरता दर जो है वो कितने प्रतिशत है? साक्षरता दर पूछी जा रही है, जनजातियों के बारे में साक्षरता दर पूछी जा रही है, तो ये है 50.6%। कितनी है? 50.6%। मध्य प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता दर है 50.6%। मध्य प्रदेश में जो है न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? अलीराजपुर की है। क्वेश्चन नंबर 72 है, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे अजय मणिकराव खानविलकर निम्न में से किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस रहे अजय मणिकराव खानविलकर निम्न में से किस पद पर नियुक्त किए गए हैं? तो ये देश के लोकपाल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? देश के लोकपाल बनाए गए हैं अजय मणिकराव खानविलकर। नेशनल एआई प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन करता है? तो जो नेशनल एआई प्रोग्राम का क्रियान्वयन कौन कर रहा है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन जो है नीति आयोग कर रहा है, और इस पर अलग अलग जो सबमिट होती रहती हैं उनको आप करंट अफेयर्स में पढ़ते रहते हो। अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो कंटिन्यू, तो नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी करंट अफेयर्स की क्लास कराई जाएंगी भी एग्जाम से पहले, तो उसमें कवर हो जाता है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में भरेवा शिल्प कला विकसित की गई है? तो इनमें से कौन सा जिला है जिसमें भरेवा शिल्प कला जो है वो विकसित की गई है? तो भरेवा शिल्प कला आपको बैतूल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी? बैतूल में विकसित की जा रही है भरेवा शिल्प कला। इसके अलावा कढ़ाई शिल्प कहाँ के लिए है? राजगढ़ के लिए। और बाघ प्रिंट कहाँ का है? धार। और भरेवा शिल्प बैतूल आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित सास बहू का मंदिर किसने बनवाया था? तो देखो मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है उसमें सास बहू का मंदिर है जो किसने बनवाया था? ये तो सभी को आंसर पता होता है कि किसने बनवाया था, तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि जो सास बहू का मंदिर है वो किसने बनवाया था? राजा महीपाल के द्वारा बनवाया गया था। किसने? राजा महीपाल के द्वारा जो है बनवाया गया था सास बहू का मंदिर। देखो यह मंदिर ग्वालियर के किले में स्थित है। कहाँ पर है? ग्वालियर का जो किला है उसमें स्थित है सास बहू का मंदिर। और जो निर्माण है कच्छप घात राजा महीपाल द्वारा कराया गया था 1093 में। कब कराया गया था? तो 1093 का समय भी याद रखना है। और यह विष्णु के पद्मनाभ रूप को समर्पित है, तो इसमें विष्णु का जो पद्मनाभ रूप है ना वह है, तो उनको समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 76 है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो जो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड है उसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार शुक्ला। इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो इनका संबंध है जबलपुर से। कहाँ से है? जबलपुर से इनका संबंध है। वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, है ना, इसको करंट अफेयर से देख के ही करना है हमेशा, क्योंकि ये कभी भी किसी को भी बदला जा सकता है। तो परीक्षा के जस्ट पहले करंट अफेयर्स का एक टॉपिक हमेशा पढ़ के जाना होता है, वर्तमान में कौन क्या कहाँ है ना, और किसकी नियुक्ति हुई है वर्तमान में, ये सब चीजें तुरंत पढ़ के जानी होती हैं। आपचंद की गुफाएं स्थित हैं। तो आपचंद की गुफाएं कहाँ पर हैं? सागर जिले में हैं आपचंद की गुफाएं। गंधेरी नदी के किनारे पर हैं ये। कहाँ पर? गंधेरी नदी के किनारे पर। और शैल चित्रों से प्रसिद्ध हैं, शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं आपचंद की गुफाएं। किस लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। दामोदर मिश्र भास्कर भट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दामोदर मिश्र और भास्कर भट्ट जो हैं किस राजा के दरबारी कवि थे, ये बताना है हमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा भोज के दरबारी कवि थे दामोदर मिश्र और भास्कर भट्ट। जो राजा भोज हैं वह खुद एक बहुत बड़े जो है कवि हुआ करते थे, रचनाकार हुए हैं। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि राजा भोज के द्वारा प्रदान की गई थी। और दामोदर मिश्र की जो रचना है हनुमान नाटक, यह याद रखना है किसकी है? दामोदर मिश्र की है। क्वेश्चन नंबर 80 है, कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने हेतु चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? तो ऐसा कौन सा साहित्यिक स्रोत है जिससे ये पता चला है? तो ये है मुद्रा राक्षस में हमें ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ने के लिए जो है चाणक्य है उनसे सहायता प्राप्त की थी।
क्वेश्चन नंबर 81 है, पादपों द्वारा आयरन का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। जो पादप होते हैं ना, वो आयरन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो वो फेरिक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, फेरिक के रूप में करते हैं। आहार में फाइबर की क्या भूमिका है, तो क्वेश्चन नंबर 82 है जो, आहार में फाइबर की क्या भूमिका है, आहार में फाइबर की क्या भूमिका होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पाचन में सहायता करता है। आहार में फाइबर की भूमिका जो होती है, पाचन में ये सहायक होता है। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, तो हमें बताना है कि हिरण्य स्तूप सर्व उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख। आप जानते हो कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन ग्रंथ है, और हिरण्य स्तूप अंगिरस ऋषि का पुत्र था, जो एक ऋषि हुआ करता था। किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है, तो इनमें से किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। कोल जनजाति की जो पंचायत होती है उसको गोहिया कहा जाता है, और जो कोरबा जनजाति होती है ना, ये कोरबा जनजाति, इसकी पंचायत को मैयारी कहा जाता है। तो कोल जनजाति की पंचायत को कहा जाता है क्या, गोहिया, और जो कोरबा जनजाति होती है इसकी पंचायत को कहा जाता है मैयारी। क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है, सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो हनुमान ताल कहाँ पर है, हनुमान ताल है जबलपुर में, तो पहले का हो जाएगा जबलपुर। तो हनुमान ताल कहाँ पर है, जबलपुर में है। और यशवंत सागर कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, इंदौर में मिलेगा। तो दूसरा हो जाएगा इंदौर। यशवंत सागर कहाँ पर है, इंदौर। लाखा बंजारा झील आपको सागर में देखने में मिलेगी, तो तीसरे का हो जाएगा सागर। तो लाखा बंजारा झील कहाँ पर है, सागर में है। और मुंज सागर फिर बचा ही धार है, तो धार सही आंसर। तो हनुमान ताल जबलपुर, यशवंत सागर इंदौर, लाखा बंजारा सागर और मुंज सागर जो है वो धार में है, ये याद रखना है। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से किसे वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है, तो ओजोन को जो है वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। प्राथमिक प्रदूषकों के वायुमंडल में प्रतिक्रिया के फलस्वरूप द्वितीयक प्रदूषक बनते हैं। उदाहरण ओजोन, सल्फर डाई ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल जो हो जाए, ये क्या होते हैं, द्वितीयक प्रदूषक होते हैं। द केरेला स्टोरी फिल्म के निर्माता कौन थे, तो द केरेला स्टोरी फिल्म के निर्माता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। तो इसके निर्माता थे सुदीप्तो सेन। कौन थे, सुदीप्तो सेन जो है इसके निर्माता हो जाएंगे, सुदीप्तो सेन। इससे क्वेश्चन कभी नहीं आएगा केरला स्टोरी से। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सी मिट्टी देखने को मिलती है, ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। अगर आपने ज्योग्राफी की क्लासें जो है अच्छे से पढ़ी होंगी ना, तो आपको निश्चित रूप से ये आंसर करना आता। देखो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना, नदियों से बहाकर लाई जाती है एक तो, है ना, और ये भारत के कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है, तो 43% भूभाग पर जो है जलोढ़ मिट्टी फैली हुई है। इसमें पोटास की बहुलता होती है, और नाइट्रोजन, ह्यूमस और फास्फोरस की कमी होती है। तो पोटास की मात्रा अधिक होती है जो किसमें, जलोढ़ मिट्टी में। कितने परसेंट भूभाग पर फैली हुई है, तो 43% भूभाग पर जो है फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 89 है, रियावन लहसुन हेतु प्रसिद्ध कौन सा जिला है। तो रियावन लहसुन के लिए कौन सा जिला जो है वो प्रसिद्ध है, तो रियावन लहसुन के लिए रतलाम प्रसिद्ध है। क्या है, रतलाम प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, तो ये की जाती है यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा। देखो यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाने हेतु जारी किया जाता है इसे, और इसे 2022 में इसने भारत की जीडीपी में
6.4% की वृद्धि का अनुमान लगाया था 2022 में। तो ये डाटा याद नहीं रखना है, वैसे ये याद रखो कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान लगाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, जो यूएनओ के द्वारा जारी की जाती है। आपदा प्रबंधन किस सूची के अंतर्गत आता है? जो आपदा प्रबंधन होता है किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची के अंतर्गत। आपदा प्रबंधन जो है समवर्ती सूची का विषय है। इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही नीतियां बनाने और निष्पादित करने का अधिकार रखती हैं। आप जानते हो 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उन पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही जो है कानून बना सकती हैं। बलन क्रिया किसका परिणाम है? बलन क्रिया जो है किसका परिणाम है ये बताना है। तो बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम है। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होती है। इसके कारण चट्टानों की कठोरता, बलन आदि से चट्टानों में बलन पड़ जाता है, उसी को कहते हैं बलन निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी बल। उसके कारण क्या होता है, जो चट्टानों की कठोरता होती है उसमें बलन आदि से चट्टानों में बलन पड़ जाता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है इससे। मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ये पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये सही आंसर हो जाएगा भोपाल। और भोपाल किस में है? भोपाल तो किसी में नहीं है, इनमें भी नहीं है, इनमें भी नहीं है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर होगा कि इनमें से कोई सी नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? भोपाल में है, याद रखना है। तो इसके बारे में कुछ चीजें आप याद रखो, है ना, कि देखो मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग जो है इसका जो गठन है कब हुआ था? 2005 में हुआ था। कब? 2005 में मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ। मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है इसका मुख्यालय, भोपाल में मुख्यालय ही, यह भी याद रखना है। और वर्तमान में मुख्य आयुक्त कौन है? तो अरविंद कुमार शुक्ला जो है मुख्य आयुक्त हैं, यह भी आपको याद रखना है। बॉल फ्रॉम अल्फा क्या है? बॉल फ्रॉम अल्फा क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 जो है बॉल फ्रॉम अल्फा क्या है? तो बॉल फ्रॉम अल्फा जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है? बॉल फ्रॉम अल्फा एक प्रकार का सर्च इंजन है। बॉल फ्रॉम अल्फा एक प्रकार का सर्च इंजन है और इसे लॉन्च किया गया था 2009 में। कब लॉन्च किया गया है? 2009 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। है मैसेजिंग आधारित एक चैट बॉट है बॉल फ्रॉम अल्फा। चैट जीपीटी कब लॉन्च किया गया? पूछा जा रहा है कि चैट जीपीटी जो है ना वो कब लॉन्च किया गया है? तो ये नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी 2022 में लॉन्च हुआ था और देखते ही देखते लोकप्रिय हो गया चैट जीपीटी, है ना। तो चैट जीपीटी से तो पहले भी एमपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता है। 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ। इसकी जो निर्माता कंपनी है, पेरेंट्स कंपनी है, उसे ओपन एआई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन एआई कहते हैं। यह भी मैसेजिंग आधारित एक चैटबॉट है। क्या है? मैसेजिंग आधारित चैटबॉट है। क्वेश्चन नंबर 96 है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस वर्ष तक प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत किस वर्ष तक मध्य प्रदेश को जो है टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया था 2024 तक। कब तक? 2024 तक रखा गया था। डीएनए की द्विकुंडलिनी डबल हेलिकल संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना है किसके द्वारा दी गई है, ये आंसर में बताना है। तो इसका सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो संरचना है जेम्स वाटसन एवं फ्रेंसिक क्रिक ने दी है ना, तो फ्रेंसिक क्रिक ने दी है। जेम्स वाटसन और फ्रेंसिक क्रिक ने दी है, जबकि इसमें तो वो नाम है ही नहीं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1962 में जो जेम्स वाटसन है और फ्रेंसिक क्रिक हैं उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना के लिए, यह भी आपको याद रखना है। ग्रीन बॉस क्या है? ग्रीन बॉस क्या है ये बताना है कि ग्रीन बॉस क्या है। तो ग्रीन बॉस जो है पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा जो होता है उसको ग्रीन बॉस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन बॉस कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन बॉस कहलाता है। वर्तमान में भारत में कौन से क्रम की स्वास्थ्य नीति लागू है? वर्तमान में भारत में कौन से क्रम की जो है स्वास्थ्य नीति लागू की गई है? तो ये तीसरे क्रम की है। किस क्रम की है? तीसरे क्रम की है।
पहली जो स्वास्थ्य नीति है 1983 में आई थी। कब आई थी? 1983 में आई थी। और दूसरी जो स्वास्थ्य नीति है वह 2002 में आई थी। और तीसरी जो स्वास्थ्य नीति है वह 2017 में लागू की गई है। तो इस प्रकार से ये तीसरी स्वास्थ्य नीति है भारत सरकार की। देखो, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। उसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज का, निजता का अधिकार किस बात से संबंधित है? बहुत ही फेमस बात है और सभी को पता होता है, पॉलिटी पढ़ने वाले कहीं ना कहीं इस बात को जरूर पढ़ते हैं एक बार, और आपको नॉलेज होना ही चाहिए इसके बारे में। निजता का जो अधिकार है पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने केएस पुट्टास्वामी केस में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा के तहत घोषित कर दिया था। तो अनुच्छेद 21 से संबंधित हो गया क्या? निजता का अधिकार। और किस बात से संबंधित है? पुट्टास्वामी केस से संबंधित है। इस प्रकार से आज की क्लास होती है खत्म। तब तक के लिए जय हिंद।